नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें लखनऊ से। आज जब बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, दोपहर 12 बजे पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। साल 2024 के लोकसभा और निकाय चुनावों को लेकर के मंथन होगा, चर्चा होगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी पदाधिकारियों की खास बैठक बुलाई गई है। धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी बैठक लेंगे। 2024 लोकसभा और निकाय चुनावों को लेकर के चर्चा होगी और फिर से एक बार रिपोर्ट कार्ड लेने की तैयारी कि कौन से पदाधिकारी अपने अपने जिले में जहां जहां ड्यूटीज दी गई हैं वहां पर क्या कर रहे हैं, जनता से कितना जुड़ाव है, बीजेपी की शुरू की गई नीतियों को जनता के बीच में कितना पहुंचाया जा रहा है, कितनी जनता लाभान्वित हो रही है। ये तमाम फैक्ट्स के साथ चर्चा की जाएगी। साल 2024 पर आधारित रहेगी ये चर्चा और 2024 लोकसभा और निकाय चुनावों को लेकर के चर्चा होगी। आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा और इस सबसे बड़े सूबे में हर एक पार्टी की नज़र। अश्विनी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। अश्विनी, आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की खास बैठक साल 2024 के चुनावों को लेकर और निकाय चुनावों को लेकर के, इसके अलावा किसी और विषय पर भी मंथन हो सकता है क्या? आपको कल यानी कि 27 तारीख को निकाय चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है। उससे ठीक पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि कल जो है चुनाव को लेकर के जो घोषणा होनी है उसको लेकर के छूट दे सकती है हाई कोर्ट, और कभी भी निकाय चुनाव को लेकर के एक घोषणा हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही। आज इसमें देखा जाएगा कि आखिर जो लोग भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या है, क्या रोड मैप करना चाहिए। इस बैठक में जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे, धर्मपाल सिंह जो संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे। सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को इस बैठक बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं जो सीटों का बंटवारा होना है, जो कैंडिडेट का चयन होना है, इन तमाम बिंदु को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2024 से ठीक पहले ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो फाइनल में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो उसको लेकर के मंथन होगा। साथ ही साथ आगामी जो कार्यक्रम होने हैं अलग अलग प्रकोष्ठों के, उनको लेकर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण बैठक है और महत्वपूर्ण बैठक 12 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर होगी। अश्विनी, ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। बैठक में सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी बैठक लेंगे। नगर निकाय चुनावों को लेकर के हाईकोर्ट से फैसला आ चुका है और इसके बाद अब निकाय चुनावों को लेकर के तैयारी करेगी बीजेपी। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी के प्रवक्ताओं, मीडिया पैनलिस्ट के कार्यशाला है। आज बीजेपी मुख्यालय में होगी एक दिवसीय कार्यशाला। मीडिया पैनलिस्ट को मुद्दों की जानकारी दी जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश के मुद्दों पर क्लास लेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज मीडिया पैनलिस्ट को मुद्दों की जानकारी दी जाएगी और विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश के मुद्दों पर क्लास लेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी के प्रवक्ताओं, मीडिया पैनलिस्ट की कार्यशाला रखी गई है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि तमाम सांसद कार्य क्या कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उन कार्यों को जनता के बीच में कैसे पहुंचाया जा रहा है और किसके माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी। मीडिया एक अहम रोल निभाता है, तो इसलिए प्रवक्ताओं की क्लास आज होगी कि कितना बोलना है, क्या बोलना है, कहां से और कैसे बोलना है, तमाम चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जनता के बीच में पहुंचाना प्रवक्ताओं के माध्यम से बीजेपी की प्लानिंग अब है, लेकिन ये कितनी आगे सफल हो पाती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो आज बीजेपी मुख्यालय में होगी एक दिवसीय कार्यशाला।
मीडिया पैनलिस्ट को मुद्दों की जानकारी दी जाएगी। और इसी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश के मुद्दों पर क्लास भी लेंगे कि क्या कुछ खास विदेशों में भारत के स्टैंड को लेकर के चल रहा है। तमाम वो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे जो बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ चर्चा किए जाएंगे। और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं कोशिश करते हैं कि बहुत बेहतर कार्य हो। आज बीजेपी के प्रवक्ताओं मीडिया पैनलिस्ट की कार्यशाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश के मुद्दों पर क्लास लेंगे। प्रवक्ताओं की और मीडिया पैनलिस्ट की कार्यशाला रहेगी। मीडिया में भी देश की एक्सटर्नल चीज़ों को किस तरह से जनता के सामने रखना है, ये समझना होगा। इंटरनल देश की चीज़ों को विदेशों के मंच पे कैसे रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वीं जन्म जयंती है, जिसे बीजेपी गुड गवर्नेंस डे के रूप में पूरे देश भर में मनाया गया। पीएम मोदी सुबह तो कल तो अटल जयंती मनाई गई देश भर में और तमाम बड़े नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। और ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इसके अलावा तमाम बड़े चेहरे पहुंचे सदैव अटल समाधि पर। वहां पर पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ और जेपी नड्डा, तमाम बड़े चेहरे पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 98वीं जयंती पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की कल मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 96वें संस्करण को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में भारत की प्रगति पर बात की। साथ ही G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिलने पर गर्व जताया। पीएम मोदी ने आगे कहा, साल 2022 में देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका सहयोग, उनका संकल्प, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत प्रेरक रहा और अद्भुत रहा और इस साल भारत ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृतकाल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश में नई रफ्तार पकड़ी, सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। इसमें देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका सहयोग, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष
अमृत काल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जी कर दिखाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का स्वागत। 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का परचम। 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम। खेल के मैदान में भी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हमारी महिला हॉकी टीम की जीत, हमारे युवाओं ने जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया। साथियों, इन सब के साथ ही साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार। देश के लोगों ने एकता और एकजुटता को सेलिब्रेट करने के लिए भी कई अद्भुत आयोजन किए। गुजरात के माधवपुर मेला हो, जहां रुक्मिणी विवाह और भगवान कृष्ण के पूर्वोत्तर से संबंधों को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर काशी तमिल संगमम हो, इन पर्वों में भी एकता के कई रंग दिखे। 2022 में देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा है। अगस्त के महीने में चला हर घर तिरंगा अभियान, भला कौन भूल सकता है। वो पल थे हर देशवासी के रोंगटे खड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का ऋषितुल्य जीवन सभी राष्ट्रभक्तों के लिए प्रेरणा है। मंत्री के रूप में देश के सामने जो मानक सरदेव अटल जी ने रखे थे, चाहे वह गरीब कल्याण के हो, शासन प्रशासन की व्यवस्था की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के हो, या भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए, 6 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान सरदेव अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया था। शासन की व्यवस्था का संवेदनशील होना, यह सुशासन का ही लक्षण है। एक गरीब की सुनवाई, लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों का पालन करते हुए बिना भेदभाव के उसको शासन की सुविधा का लाभ मिल जाना, हर गरीब को मकान मिल जाना, हर गरीब के घर में शौचालय बन जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, कोरोना कालखंड में हर गरीब को फ्री में राशन की सौगात उपलब्ध हो जाना, ये सभी उस सुशासन के लक्षण हैं। स्पेनिश फ्लू आया था, बीमारी से गांव के गांव साफ हो गए थे, दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों की मौत हुई थी।
और बीमारी से जितनी मौतें नहीं हुई उससे कई गुना मौतें भूख से हुई थी। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को नेतृत्व दे रहे थे। पहली बार हुआ कि बीमारी के 9 महीने के अंदर बीमारी का वैक्सीन आ गया। पहली बार हुआ जब देश के अंदर 135 करोड़ लोगों के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और वैक्सीन एक नहीं 2 वैक्सीन तो मात्र 9 महीने के अंदर आ गई। पहली बार हुआ कि बीमारी के दौरान, महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन की सौगात मिली। यह सरकार की संवेदनशीलता का ही परिणाम है। और भाइयों बहनों, उस संवेदनशीलता के प्रतीक पुरुष अगर कोई एक महामानव था तो महामानव सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी प्रेरणा से ये सभी कार्यक्रम डबल इंजन की सरकार आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अटल जी ने सदैव मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी और यही कारण था कि एक सर्वमान्य नेता के रूप में दुनिया के अंदर और देश के अंदर उनकी स्वीकार्यता थी। हर व्यक्ति बड़े सम्मान और बड़ी श्रद्धा के साथ सरदेव अटल जी का स्मरण करता रहे। प्रधान और इधर लखनऊ में दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को सीएम योगी ने आर्थिक मदद की है। सीएम योगी ने पत्रकारों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी और कहा है कि कोरोना काल में पत्रकारों ने बेहतर कार्य किया। मीडिया कर्मियों ने जागरूकता फैलाने का कार्य किया, जिसमें कई पत्रकारों की मृत्यु भी हो गई, लेकिन वो डटे नहीं और रुके नहीं और वो डटे रहे। और इसी के साथ साथ कोविड में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मीडिया ने निभाई। उत्तर प्रदेश में जिन जिन परिजनों की जो परिजन वहां पर पहुंचे थे दिवंगत पत्रकारों के, उनको आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। जैसे मानव हानि, जनहानि हर जगह हो रही थी, उसी प्रकार से मीडिया जगत भी उससे अछूता नहीं रहा। हमारे प्रदेश के अंदर जो मान्यता प्राप्त हमारे पत्रकार बंधु थे, उनमें से 103 इस कोरोना महामारी की चपेट में आए। यद्यपि वैक्सीन आने के साथ ही हम लोगों ने व्यवस्था की कि पत्रकारों के लिए अलग से कैंप लगे और हम लोगों ने उनके लिए बूथ बनवाए थे। और जो पहली वैक्सीन लगाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई वह किसी राजनेता को नहीं, किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं, बल्कि हेल्थ वर्कर्स के बाद हम लोगों ने जिनको प्राथमिकता दी, उनमें हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में पत्रकारों को भी इसमें प्राथमिकता दी कि उन्हें भी ये वैक्सीन ली जानी चाहिए। लेकिन उस सब के बावजूद हमारे बहुत सारे बंधुगण इसकी चपेट में आए। 103 को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिनके पास वो अकेले सहारा थे और उन परिवारों को सहायता दी जानी चाहिए। और तब हम लोगों ने प्रदेश सरकार में उस समय एक निर्णय लिया था कि प्रदेश सरकार उन परिवारों को अपनी ओर से 10-10 लाख रुपए की सहायता देगी। विगत वर्ष हम लोगों ने 50 ऐसे परिवारों को यह सहायता राशि उपलब्ध कराई। आज 51 अन्य परिवारों को यह राशि यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। ये एक छोटी राशि है, लेकिन एक संबल है शासन की ओर से उनके साथ में कि सरकार इस संकट के दौर में आप अकेले नहीं हैं। आप मीडिया ही केवल आपके साथ, मीडिया परिवार तो आपके साथ है ही, लेकिन मीडिया परिवार के साथ साथ सरकार भी उसी रूप में आपके साथ में है। और लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेले की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य मेले की शुरुआत की है। अटल स्वास्थ्य मेला कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था, करोड़ों का निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो सीएम योगी ने स्वास्थ्य मेले की शुरुआत कर दी है, जिसमें विभिन्न सेक्टर्स में तमाम डॉक्टर्स आने वाले मरीजों को जांचेंगे, परखेंगे। प्राइवेट डॉक्टर्स भी होंगे, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी होंगे और दोनों ही तरह की दवाइयों को एक ही जगह पर ट्रीट किया जाएगा। और जो भी मरीज आएगा
वो अपने आप को लाभान्वित पाता है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हमने जानकारी पहले ही दे दी थी कि स्वास्थ्य मेले की शुरुआत होने जा रही है, तो जो भी लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं वो पहुँचे इस मेले में, ताकि इस मेले की समाप्ति पर एक अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी की ओर से मिले। तो कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। सीएम योगी ने स्वास्थ्य मेले की शुरुआत कर दी है। लखनऊ वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से सरदेव अटल जी को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं श्री नीरज सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने विगत 3 वर्ष से सरदेव अटल जी की स्मृतियों को यहां पर लखनऊ वासियों के लिए आरोग्यता की संपूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस अटल स्वास्थ्य मेले के आयोजन को यहां पर प्रारंभ किया। और जो मुझे बताया गया कि पहले स्वास्थ्य मेले में 7,500 से अधिक लोगों ने लाभ लिया, दूसरे आरोग्य मेला में 10,500 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया, और कल और आज में भी हजारों लोगों ने इस आरोग्य मेले के लाभ लेने के साथ साथ केंद्र और राज्य शासन की विभिन्न उन योजनाओं से जुड़ करके जिनसे वे अब तक वंचित थे, उनसे लाभान्वित हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।